नाज़रीन, बड़े इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा चीन पहुंच चुके हैं और चीन के सदर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। ये खतरा अपनी जगह पर मौजूद है कि इजराइल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर जंग की तैयारी कर रहे हैं, दोबारा से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। यह हमला किसी भी वक्त हो सकता है। तो ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ जो बातचीत है उसको बढ़ा रहा है, खासकर चीन के साथ, क्योंकि चीन ही वो मुल्क है जो बड़ी तेजी के साथ ईरान को जो इक्विपमेंट है वो डिलीवर कर सकता है, खासतौर पर फाइटर जेट्स जो है वो डिलीवर कर सकता है। तो चाइना के सदर के साथ ईरान की मुलाकात हुई है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, और बाकी हाई लेवल जो टॉक्स हैं वो भी उनकी मुतवक्के हैं। बड़ा अहम तरीन दौरा ये हो रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया में बड़े बड़े वाकयात तो हो ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा वाकया हो रहा है। कई मुल्क जो है वो आज कोलंबिया के अंदर जमा हो रहे हैं, और वहां पर उनके जमा होने का मकसद क्या है? यानी दुनिया के एक कोने में कोलंबिया, लातीनी अमेरिका का मुल्क, वहां पर दुनिया के कई मुल्क जमा हो रहे हैं, जिसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं। और दुनिया के ममालिक इसलिए जमा हो रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ फैसला कुन एक्शन लिया जा सके, कंडेमनेशन से आगे बढ़कर फैसला कुन एक्शन जब लिया जा सके और फलस्तीनियों को इंसाफ दिया जा सके। यह इस नौयत की पहली मीटिंग है जो हो रही है। यानी वहां पर इकट्ठे होने का मकसद ही बुनियादी तौर पर इजराइल के मजालिम का हिसाब करना है और प्रैक्टिकल एक्शन लेने हैं इजराइल के खिलाफ। तो यह दुनिया में एक नया सूरज तलु हुआ है। आज ये दुनिया में एक बिल्कुल एक मुनफरिद चीज हुई है कि इतने ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, और जिसमें बहुत सारे ममालिक, जिसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं, जिनका मकसद ही इजराइल को, और इसमें ग्लोबल साउथ के काफी ज्यादा ममालिक शामिल हैं। यानी ग्लोबल साउथ जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा लीड कर रहा है फलस्तीनी कॉज को। और आज का ये जो वाकया है, यह हमें बताता है कि इजराइल का हिसाब किताब जो है वो होकर रहेगा। जाहिर है कि दुनिया में इक़्तिदार हमेशा तो इजराइल के पास रहना नहीं है, और ना ही उसके वेस्टर्न इत्तेहादियों के पास रहना है। तो दुनिया राइज कर रही है ग्लोबल साउथ की शक्ल में। एशिया जो है वो राइज कर रहा है, जिसमें साथ ग्लोबल साउथ खड़ा है, दुनिया की जो मजलूम अक़वाम है। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि हिसाब किताब जो है वो होकर रहेगा। तो आज का ये वाकया भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालने जा रहा है। इसके ऊपर में हम तफसीली बात करेंगे। और एक और बड़ा इवेंट हुआ है नाज़रीन, मॉडर्न हिस्ट्री में इजराइल के खिलाफ ईरान ने सबसे बड़ा हैकिंग ऑपरेशन कर दिया है, जिसमें उनके थाउजेंड्स ऑफ ऑफिशियल्स की, इंटेलिजेंस के, आर्मी के, टेक जायंट्स, उनकी इंफॉर्मेशन ईरान ने हासिल कर लिया। और उसमें फॉर्मर ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर मौजूद हैं। उनका डाटा भी निकाल लिया, और गजा में जो इनकी सारी जंग जारी है उसका डाटा निकाल लिया है, और इनके जो ड्रोन्स ऑपरेशंस है उनका डाटा भी हासिल कर लिया है, ईमेल्स, फोन नंबर्स, आइडेंटिटीज। और इनको खतरा यह भी पड़ गया है कि इनके जो सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो पूरी दुनिया में आगे पीछे आते जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी चली गई है, और आगे जो लॉ सूट्स फाइल होने हैं उसमें उनके नाम और डाटा सारा चला गया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे बड़ी ब्रीच है जो ईरानी हैकर्स ने आज की है। इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे, बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आगाज हम करते हैं। एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका इजलास हो रहा है, और जो टाइम इस वक्त दुनिया में चल रहा है उस हिसाब से एससीओ जो है वो एक ग्लोबल रोल की तरफ बढ़ रही है। और एससीओ का इजलास बड़े गैर मामूली टाइम के ऊपर हो रहा है। ईरान के वज़ीर खारजा पहुंचे हैं, रशिया के वज़ीर खारजा ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके वज़ीर खारजा भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो पहुंचकर उनकी जो सबसे पहली मुलाकात हुई है वो किसके साथ हुई है? चाइना के सदर के साथ। अभी चीन के वज़ीर खारजा के साथ उनकी मुलाकात होना बाकी है, लेकिन उससे पहले चीन के सदर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, जो इंपॉर्टेंस को वाज़ेह कर रही है कि चीन के साथ तक जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, और बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, खासकर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी ईरान की मुलाकात होने जा रही है, और बहुत ज्यादा चीजें यहां पर डिस्कस होंगी। जरा हेडलाइंस देखिए। ईरान अरगची मीट्स चाइना शी जिनपिंग अहेड ऑफ एससीओ समिट। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, हाईलाइटिंग एक्सपेंडिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। ईरान की तरफ जो है वो ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ रहा है, दुनिया के ममालिक जो है वो ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। की बायलैटरल टॉक्स होंगी एंड वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन ऑफ इजरायली यूएस अटैक्स ऑन ईरान। ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो इस तरह से एक्सपैंड कर रहा है इन इट्स स्कोप बियॉन्ड द रीजनल इरीना टुवर्ड अ ब्रॉडर ग्लोबल रोल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रीजनल से निकलकर एससीओ का जो किरदार है वो ग्लोबल रोल की तरफ जब वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। चीन अपना इंफ्लुएंस इस तरह से बढ़ा रहा है। की बायलैटरल मीटिंग्स ऑन द साइड लाइन्स, ठीक है, और इसमें हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, खासकर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी, उसके साथ रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ खास तौर पर मुलाकात होने जा रही है, और फिर बाकी जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उनके मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात होगी, फोकसिंग ऑन बायलैटरल रिलेशंस एंड रीजनल डेवलपमेंट। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है और वो जो सारे वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से डिस्कस चीजें हो रही हैं। अब आप जरा अंदाजा करें, 120 ममालिक ने वर्ल्ड वाइड have denounced the attacks and declared their solidarity with the Islamic Republic। दुनिया के 120 ममालिक ईरान के साथ खड़े हुए हैं, और बाकी जो ममालिक है वो यूरोप के हैं जिन्होंने कंडेम नहीं किया। तो यूरोप तो दुनिया नहीं है, दुनिया तो 7 बड़े आज़मों के ऊपर मुश्तमिल है, और यूनाइटेड नेशन के 195 मेंबर हैं,
جن میں سے 120 کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے. باقی اسرائیل اور امریکہ جو بھی سوچتے اور پلان کرتے رہیں, ساری چیزیں ان کے مطابق تو ظاہر نہیں ہو سکتی, اور دنیا کو ان کی جاگیر میں نہیں. اور اب جیسے باقی پاورز ایمرج کر رہی ہیں تو امریکہ کی جو انکویسچن جو رول ہے دنیا پر وہ چیلنج ہو چکا ہے. تو یہ ایک ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کولمبیا میں آج بڑا واقعہ ہو رہا ہے, اور یہ مظاہرہ ہے اس ابھرتی ہوئی نئی دنیا کا جس میں اسرائیل کا حساب کتاب ہو کر رہے گا. اور تاریخ میں ہمیں یہی سکھاتی ہے ناظرین, جب ایک ظالم ہوتا ہے, وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, تو پھر جب وقت بدلتا ہے تو پھر اس کو کٹہرے میں بھی دنیا لے کر آتی ہے اور دنیا ندامت بھی کرتی ہے. تو آج کا جو واقعہ ہے یہ مظاہرہ ہے اس ابھرتی ہوئی نئی دنیا کا کہ جس میں اسرائیل کا حساب کتاب ہونا ہے. وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ بھی دستبردار ہو جائے گا, اور وہ کہے گا ہاں انہوں نے یہ کیا ہے, ان کے لیڈران کو سزا دیں. یہ ہوگا آنے والے وقتوں میں. تو ناظرین ایک ہیگ گروپ بنا تھا. ہیگ گروپ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے بنایا تھا. ہیگ کے اندر چونکہ عالمی عدالت ہے تو اس تناظر کے اندر اس نسبت کے ساتھ یہ ہیگ گروپ بنایا گیا, جس میں ابتدائی طور پر 3 سے 4 ممالک تھے. لیکن اب یہ ملک بڑھتے بڑھتے اس کی تعداد جو ہے وہ 30 ملکوں تک پہنچ چکی ہے, اور آج 30 ممالک جو ہے وہ کولمبیا میں پہنچ رہے ہیں. اور کولمبیا کے جو صدر ہیں وہ اس ایونٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. کولمبیا کے جو صدر ہیں وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کے لیے, اور وہ اس بات کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس گروپ کے بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس گروپ کے بنانے کا بنیادی مقصد ہی اسرائیل کا حساب کتاب کرنا ہے, پریکٹیکل سٹیپس لینا ہے. اس کی غیر معمولی اہمیت کیوں ہے کہ یہ گروپ جو دنیا کی ریاستوں نے بنایا, دنیا کی این جی اوز نے نہیں بنایا, دنیا کی ریاستوں نے بنایا ہے, اور بنانے کا مقصد ہی اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا ہے. یعنی ایس سی او کی آج میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں اسرائیل کو کنڈیم کیا جائے گا. تو ایس سی او آلریڈی موجود ہے, برکس اس نے سٹانس لیا, برکس آلریڈی موجود ہے. یہ دنیا کا پہلا ایسا فورم ہے جو ریاستوں نے بنایا ہے, اور اس کا مقصد اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا ہے. تو اس میں جو ملک شامل ہو رہے ہیں وہ اسی لیے شامل ہو رہے ہیں. بھائی ایس سی او کے ممبر تو آلریڈی موجود ہیں, برکس کے تو آلریڈی موجود ہیں, باقی انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اور بھی کام ہیں. یہ دنیا کا منفرد ایسا پلیٹ فارم بنا ہے جس کا مقصد اسرائیل کو جو وہ سزا دینا ہے, اور اس میں جو ملک شامل ہو رہے ہیں وہ کھل کر اپنی اس کے لیے سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں. کیونکہ ایس سی او میں اگر آپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے خلاف ہیں یا اسرائیل کے یا برکس کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. اور کس لیے کھڑے ہیں کہ پریکٹیکل سٹیپ جب لیے جائے. بنیادی صرف اس کا ایک ہی رول ہے, وہ اسرائیل ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت جو بہت زیادہ ہے. اس کو ٹرننگ پوائنٹ جو وہ آج کہا جا رہا ہے, اور اس میں جو البنیز ہیں جن کے اوپر سینکشن لگائی ہیں وہ بھی شریک ہو رہی ہیں, اور وہ بھی اس میں جو وہ خطاب کریں گی. تو بالکل اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے, اس کی لیجیٹیمیسی چیلنج ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں دنیا کی اقوام اس طرح سے جو وہ کھڑی ہو رہی ہیں. تو یورپ کب تک دفاع کرے گا, اور خود امریکہ جس کا ہاؤس آف آرڈر جو وہ پوری طرح سے ہل کے رہ گیا ہے, وہ کب تک جو وہ دفاع کرے گا, جس کے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. اب ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے, ویری انٹرسٹنگ. Officials from 30 countries to meet in Colombia to halt Gaza offensive. Malaysia joins emergency conference on Gaza in Colombia. Civil society in Colombia calls for international mobilization for the Palestinian people and support for the meeting of the Hague Group. Albanese defies sanctions, joins coalition to end Israeli occupation. وہ امریکہ نے سینکشن لگائی ہیں, وہ زیادہ بڑھ کر اسرائیل کے خلاف میدان میں ہیں. مقصد ہے کہ اینڈنگ اسرائیل ان لافل جو آکوپیشن ہے فلسطین کی, سائٹنگ اے ٹرننگ پوائنٹ اس کو کہا جا رہا ہے فار انٹرنیشنل لا اینڈ جسٹس. اسرائیل کی آکوپیشن کا خاتمہ, کالنگ اٹ دا موسٹ سگنیفیکنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان دا پاسٹ 20 months. یہ 20 مہینوں کی سب سے بڑی ڈیسائسو ڈیولپمنٹ ہے. کسی ایک فورم سے سٹیٹمنٹ کا آ جانا, کوئی دوسری چیز ہو جانا, اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ایک فورم کا باقاعدہ وجود میں آنا, اور پھر 30 ملکوں کا اس میں بڑھتے بڑھتے اس حد تک وہ ایکسپینڈ ہو جانا, اتنا بڑا گروپ بن جانا. دا ہیگ گروپ جو ہے وہ انیشلی ساؤتھ افریقہ نے بنایا, اور کولمبیا اس میں شامل تھا, 3-4 یہ ملک شامل تھے. اب یہ بڑھتے بڑھتے اس میں الجیریا شامل ہو چکا ہے, اس میں برازیل شامل ہو چکا ہے. برازیل بہت بڑا ملک ہے, بہت زبردست ملک ہے, فاؤنڈنگ ممبر ہے برکس کا, اور برازیل کے جو صدر ہیں وہ بھی زبردست سپورٹ فلسطین کی اناؤنس کر چکے ہیں. برازیل, انڈونیشیا, قطر اینڈ اسپین. اب یہ یورپ کا ملک ہے اسپین, تو یہ اسپین, آئرلینڈ, یہ 2-3 ممالک جو ہیں یہ بھی اس ہیگ گروپ کا حصہ بن گئے. اب آپ دیکھیں نا, یورپینز کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے, ان کی عدالتوں کے فیصلوں کے نام کے اوپر, یعنی وہ خود امپلیمنٹ نہیں کروا سکے, اور گلوبل ساؤتھ کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, گلوبل ساؤتھ کھڑا ہو رہا ہے. یورپینز کی کیا اہمیت رہ گئی ہے. اسپین اینڈ ایڈیشنلی جو ہے وہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ وہ ہوسٹ کرنا ہے اس ایونٹ کو, اور انہوں نے کہا کہ ورلڈ از ٹرانزیشننگ, ورلڈ ٹرانزیشن کر رہی ہے کہاں سے, فرام کنڈیمنیشن ٹو دا کولیکٹیو ایکشن اگینسٹ اسرائیل. اب یہ بڑی باٹم لائن ہے. بنیادی تبدیلی دنیا میں کیا آ رہی ہے کہ دنیا اب بڑھ رہی ہے کنڈیمنیشن سے ایک کولیکٹیو ایکشن کی طرف. ہسٹورک کولیکٹیو ایکشن اگینسٹ اسرائیل
मिलिट्री एग्रेशन, इसराइल का जो मिलिट्री एग्रेशन उसके खिलाफ कलेक्टिव एक्शन दुनिया इकट्ठी हो रही है। एल्बनीज जो है वो इस पर स्पीक करेंगी, उनका जब स्पीच होगी, और क्रिटिकल मोमेंट है फॉर द पैलेस्टीनियंस ये वाली कॉन्फ्रेंस, और इसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं और अदर स्टेट्स हैं, एंड सीक्स टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू सपोर्ट ऑफ अ यूएन जनरल असेंबली मोशन मैंडेटिंग मेजर्स टू एंड इजराइल अनलॉफुल ऑक्यूपेशन। प्रैक्टिकल स्टेप्स जब लिए जाएंगे। अ डिसाइसिव प्लान फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल एक्शंस। डिसाइसिव फैसला कुन इसमें इकदाम उठाए जाएंगे, वो इकोनॉमिक भी होंगे, वो पॉलिटिकल भी होंगे, वो लीगल भी होंगे, और इसमें यह बात भी रखी जाएगी कि जो जुलाई 2024 का फैसला आईसीजे ने दिया है उसको आगे इंप्लीमेंट किया जाए। टुवर्ड जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, टू एंड इजराइल्स इंप्यूनिटी एंड सर्व द कार्ड्स ऑफ कंप्लिसिटी, कि इजराइल की जो इस्तेशना है कि वो जो मर्जी करता जाए उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उस चीज को खात्मा होने जा रहा है। ये बड़ी अपने अपने आप में ये एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस है। इजराइल को इस्तेशना किसने दी है? वेस्ट ने दी है। तो इजराइल की इस्तेशना को चैलेंज करने का मतलब यह है कि वेस्ट का जो ताकत है उसको चैलेंज करना डायरेक्टली, क्योंकि वेस्ट ने इस्तेशना दी हुई है ना। तो अब यूरोप सोचेगा, स्पेन वहां पर बैठा हुआ है, आयरलैंड वहां पर पहुंच गया, यूरोपियन मुल्क जब उसमें पहुंच गए और इजराइल की इस्तेशना खत्म। तो देखें, दुनिया इस तरह नहीं चलती है जिस तरह ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया को चलाना चाह रहे हैं। ये दुनिया हमेशा से उनकी जागीर नहीं थी। तो अब तो वैसे भी दुनिया में बहुत कुछ इमर्ज कर गया है, ठीक है ना। और नेतन्याहू ने जाहिर है कि जो रास्ता लिया है कि माइनॉरिटी होते हुए रीजन में उन्हीं के लोगों के ऊपर जुल्म करना, और फिर आप देखिए दुनिया का रिएक्शन। तो जो जुल्म किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग हैं, जो मिलिट्री डिफीट हुई है उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग हैं। अब आप जरा देखिए, हैकिंग का सबसे बड़ा ऑपरेशन ईरान ने कर दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और जरा हेडलाइन देखिए, थाउजेंड्स ऑफ इजरायली जो हैं मिलिट्री के, उनका डाटा जो है वो हैक हो गया, और ये ईरानियन लिंक्ड साइबर ग्रुप है उसने ये हैक किया है, और पर्सनल डाटा जो है वो हासिल कर लिया गया है। इजरायली सिक्योरिटी वेटरन्स का जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी डाटा आ गया है। और ये क्या करते हैं कि ये जो इजरायली रिटायर हो गए हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ कंपनीज में ये जॉब्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे होते हैं, रिसर अपनी लॉबिंग इजराइल के लिए कर रहे होते हैं, तो उनका डाटा भी आ गया है। कंसर्न इजराइल में पैदा हो गया ओवर स्पाइनेज, ट्रैवल रिस्क पैदा हो गया है, एंड डाटा सिक्योरिटी फेलियर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ इजराइल में अब उनको खतरा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा उनको अब्रॉड पैदा हो गया है, क्योंकि उनकी शनाख्त जो है वो चली गई है। इंफॉर्मेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज की विद टाइज टू एलीट मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस यूनिट्स, उनके एजेंट्स का डाटा भी ईरान ले गया है। इसीलिए इसको मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। एलीट जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनका डाटा ले लिया है। इन व्हाट एक्सपर्ट्स आर कॉलिंग ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग साइबर ब्रीचेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, सबसे अलार्मिंग वो कह रहे हैं कि साइबर ब्रीचेस ये हुए हैं। रिज्यूम विद नेम्स, ईमेल्स, फोन नंबर्स एंड सम केसेस एड्रेसेस belonging to the individuals with sensitive roles in Israel security apparatus। उनके फोन नंबर्स, ईमेल्स और एड्रेस, मतलब कुछ के तो बाकायदा एड्रेस जो है वो हासिल कर लिए हैं। और सेंसिटिव वो इजरायली ऑफिशियल्स जिनके इजरायली मिलिट्री में सिक्योरिटी अपरेटस में सेंसिटिव रोल्स हैं, यानी बड़े हाई पोस्ट के ऊपर सेंसिटिव रोल्स हैं, उनका डाटा भी निकाल लिया है। फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हैं। साइबर वॉरफेयर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका डाटा भी शामिल है। मतलब पूरे का पूरा इजराइल का वो डाटा ले गए, एक यूनिट का, एक ग्रुप का नहीं, पूरे के पूरे इजराइल। अब आप देखें, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, मौजूदा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, फॉर्मर जो और मौजूदा जो साइबर वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं उनका डाटा ले गए हैं। ड्रोन जो ऑपरेटर्स हैं, जो ड्रोन को ऑपरेट करते हैं, उनका डाटा ले गए हैं। एंड इंजीनियर्स फ्रॉम द एलीट यूनिट्स, उनका डाटा ले गए हैं, सच एज द यूनिट 8200, ये उनका सबसे एलीट यूनिट है इंटेलिजेंस का, इसका डाटा निकाल लिया है। एंड यूनिट 81 है, इसका डाटा है, एज वेल एज द पर्सनल लिंक टू द प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी। इवन नेतन्याहू के जो ऑफिस के लोग हैं और सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनका डाटा भी ले गए। बिल्कुल इजराइल अब देखें ना, ताकत फारिग हो गई है, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, और अब जो साइबर के हवाले से वो पता नहीं क्या बने फिरते थे, वो साइबर वाला भी सारा मामला उनका जबरदस्त हो गया है। लीक कुड एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू बोथ डिजिटल थ्रेट्स एंड फिजिकल टारगेटिंग। खतरा क्या है कि डिजिटल थ्रेट्स भी हो सकते हैं और फिजिकल टारगेटिंग भी हो सकती है, यानी वो कहीं फिर रहे हैं, उनके ऊपर हमला भी हो सकता है। हैक एंड लीक कैंपेन टाइड टू गाजा वॉर, इसका बड़ा रास्त ताल्लुक गाजा जंग से है। और इंटेंसिफाइड फॉलोइंग द इजरायली वॉर इन गाजा, ये हैकिंग ऑपरेशन बहुत इंटेंसिफाई हो गए गाजा जंग की वजह से। ब्रॉडर कैंपेन है टू एम्बैरेस इजराइल एंड इंडेंजर दोज आइडेंटिफाइड इन द फाइल्स ड्यू टू देयर मिलिट्री पास, और उन लोगों को एक तो ओवरऑल इजराइल की ताकत को एम्बैरेस किया जाए, और फिर जो गजा की जारियत में शामिल हैं उनका जो वो आइडेंटिटी सामने लाई जाए, ताकि उनके खिलाफ जो वो लॉ सूट्स फाइल हो सके, जब वो जहां जहां पर ट्रैवल करें वो निशाने के ऊपर हो। Sensitive details leaked or resumes listing work in the high risk
हाई गेन R&D प्रोजेक्ट्स, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले ऑफिशियल्स, उनका डाटा। डिस्कवरी फॉर साइबर सुपीरियरिटी, ये मतलब ये जो इनकी साइबर सिक्योरिटी की एक सुपीरियरिटी है वो भी चैलेंज हो गई है। और जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं यूजिंग प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, वो भी फारग। फ्रॉम मिलिट्री सीक्रेट्स टू टेक जायंट्स, ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि जो टेक जायंट्स हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक भी जंग से होता है, वो भी दरमियान में रगड़े गए हैं। लीक ऑल्सो मैप आउट हाउ फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल ट्रांजिशन इनटू द प्राइवेट सेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात तो टक्कर कार्लसन कर रहा है कि यहां पर जो इजरायली मिलिट्री वाले हैं वो यहां पर आकर अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिकी नेशनलिटी लेकर और मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर, तो इजरायली जो मिलिट्री के लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में और अब्रॉड वहां पर बैठे हुए हैं। और बहुत सारी फर्म्स है, जैसे अलबेत है, रफाएल है, NSO है ग्रुप है, और कॉग्नाइट है। अब ये अलबेत बहुत बड़ा डिफेंस का ये फर्म है और इसराइल के लिए सबसे ज्यादा असला भी ये दे रहा है, बाकी मुल्कों में भी। राइजिंग रिस्क अब्रॉड एट होम, बाहर भी खतरा एट होम भी खतरा है। रिजर्विस्ट इसके घेरे में है और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स टारगेटिंग बाय प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट ड्यूरिंग अ यूरोपियन वर्क ट्रिप। प्रो पैलेस्टाइन ग्रुप्स जो हैं उनकी तरफ से ये निशाना बनेंगे जब ये बाहर ट्रैवल करेंगे। कैंपेन्स कॉलिंग फॉर द अरेस्ट ऑफ इजरायली मिलिट्री वेटरन्स अब्रॉड आर ग्रोइंग, जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी कैंपेन्स मौजूद हैं, जब उनकी आइडेंटिटी आ जाएगी तो फिर वो पकड़े जाएंगे। रेजिंग फियर्स अबाउट द इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर दोज लिंक टू द लीक डाटा, इंटरनेशनल ट्रैवल में खतरा। ग्रोइंग साइबर वॉर, और ये जंग जो साइबर की वो बढ़ रही है। तो इससे सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आसान नहीं है इसराइल के लिए। एक तो हमास मौजूद है लंबा अरसा लड़ने के लिए, हुतीज मौजूद है, हिजबुल्लाह सारे यहां पर मौजूद है, ईरान एक लंबी और बड़ी जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। तो इतने फ्रंट इसराइल के ऊपर खुले हुए, वो साइबर से लेकर, वो डिप्लोमेसी से लेकर, वो हेग ग्रुप से लेकर, पता नहीं क्या क्या कुछ है जो इस वक्त इसराइल के खिलाफ हो रहा है। तो ये जंग इसराइल के लिए आसान नहीं होगी। वो पूरी दुनिया में इस वक्त वो कह रहे हैं हम निशान के ऊपर आ गए, ठीक है। और खुद इसराइली सोसाइटी जितनी डिवीजन का शिकार है वो भी सबको पता है। तो इसलिए इजरायली हिस्टोरियंस, थिंक टैंक्स, वो खुद ये बात कर रहे हैं कि ये सबसे हमारी बड़ी बेवकूफी है, ये सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन है जो नेतन्याहू जंग को प्रलॉन्ग करता चला जा रहा है। एग्जॉस्टेड फौज है, हजारों जख्मी हैं, ठीक है, और शदीद कमी है। और फिर जो रिप्यूट इसराइल की तबाह हो रही है, जो पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो रही है, उसको कैसे रिवर्स किया जाएगा। बहरहाल अब ये इनका वैसे तारीख भी यही है, तारीख में इन्होंने कौन से अकलमंदाना फैसले किए हैं, इनकी सारी तारीख तो ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। तो एक बार फिर इन्होंने ये किया है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो हमने आपके साथ शेयर की, आपने राज रोगा करें। अल्लाह हाफिज़।